ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराना ही नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है और वो प्रशांत महासागर के इलाके पर राज करना। ऐसे में साझा अभ्यास की सामने आई तस्वीरों में प्रशांत महासागर में चीन और रूस के जंगी जहाजों का बेड़ा नीचे समंदर में कूच करता नजर आया, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर भी अपनी ताकत परखते दिखे। पानी में अपनी पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए दोनों के जंगी जहाजों के अंदर तैनात क्रू ने शिप टू शिप कम्युनिकेशन की भी प्रैक्टिस की। चीन और रूस की यह बढ़ती सैन्य करीबी अमेरिका और उसके साथियों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने वोस्तोक नाम की मिलिट्री ड्रिल में भी हिस्सा लिया था और अब प्रशांत महासागर में इस ड्रिल के जरिए चीन और रूस की जोड़ी दुनिया में अमेरिका के दबदबे को टक्कर देना चाहती है। उधर ताइवान को सबक सिखाने के लिए बेचैन चीन ने रूस के साथ प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन चीन की रूस के साथ इस जॉइंट नेवल ड्रिल का मकसद सिर्फ ताइवान को डराने नहीं, बल्कि उसका प्लान इससे कहीं बड़ा है। प्रशांत महासागर के इलाके पर वो राज करना चाहता है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन से सबक लेकर ताइवान इंटरनेट का ऐसा इंतजाम कर रहा है जिसका कंट्रोल चीन के हाथ में ना हो। जिस तरह स्टारलिंक के सैटेलाइट से लिया गया इंटरनेट यूक्रेन के लिए जंग में वरदान बन गया था, कुछ उसी तरह की कोशिश अब ताइवान की भी है। क्योंकि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो सबसे पहले वो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद करने की कोशिश करेगा। ताइवान में समुद्र में बिछी तारों से आने वाला इंटरनेट तो चीन हमले से पहले ही बंद कर सकता है। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो ताइवान के लिए जंग लड़नी मुश्किल हो जाएगी। न तो ताइवान अपने दोस्तों से मदद मांग पाएगा और न ही किसी को जंग का सूरत हाल बता पाएगा। उल्टा होगा ये कि चीन को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। वो दुनिया को जो भी बताएगा, भरोसा करने के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यही ताइवान का सबसे बड़ा डर भी है। इसीलिए ताइवान की सरकार अब यूक्रेन से सबक लेने पर गंभीर है। जैसे यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट ने जंग में अहम भूमिका निभाई, बल्कि केवल जंग लड़ने में नहीं, रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए स्टारलिंक बेहद अहम साबित हुआ। उधर अफगानिस्तान के पंशीर प्रांत में तालिबान के लड़ाकों और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच फिर लड़ाई छिड़ गई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए। पिछले साल अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबानी लड़ाकों को इसी इलाके पर कब्जा जमाने में सबसे ज्यादा समय लगा था और एक बार फिर पंशीर में जंग तेज हो गई। वहां एनआरएफ ने तालिबान के कुछ लड़ाकों को मौत की नींद सुलाने का दावा किया। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे, रायगढ़, अहमदनगर और औरंगाबाद समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तो पुणे, रायगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। औरंगाबाद में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को कहा गया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। लगातार महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। मुंबई, पालघर में भारी बारिश की चेतावनी। 7 मिनट उस व्यक्ति को समय मिला, मैं कल्पना नहीं कर सकता। इससे बड़ी बात मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। वो घटना अभी नजर से हटती नहीं है। ऐसे स्थान पे जाना जहाँ पे कोई पता नहीं कौन सी घटना घट जाए और पूरा देश इसके लिए चिंतित था। कर्मपथ चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कराबाख का मुद्दा आसानी से ठंडा होगा। आर्मेनिया के लोग तो शांति के लिए सीज फायर का समर्थन करने वाले अपने ही प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ खड़े हो गए। उनके इस्तीफे की मांग पर रात में ही आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां की नेशनल असेंबली के सामने इतने लोग इकट्ठा हो गए कि तिनका तक रखने की जगह नहीं बची और चारों तरफ से शोरगुल की आवाज आने लगी। मतलब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। वो अजरबैजान के साथ कोई समझौता करके सीमा पर शांति बनाए तो भी मुसीबत और जंग लड़ें तो भी मुसीबत, क्योंकि आर्मेनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नागोर्नो कराबाख को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 2020 में जब जंग हुई तो समझौते के बाद नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा, लेकिन ये बात आर्मेनिया के लोगों को मंजूर नहीं थी। माना जा रहा है कि वहां की जनता कहीं न कहीं इसके लिए निकोल पाशिन्यान को जिम्मेदार मानती है। सीज फायर के 2 साल बाद जब अजरबैजान ने सीमा पर तांडव किया तो ये बात आर्मेनिया के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहते हैं कि आर्मेनिया की सेना अजरबैजान से लड़े और नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करे। लेकिन इसी बीच संसद में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने बोल दिया कि वो सीमा पर शांति के लिए अजरबैजान के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार हैं।
Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի։ आर्मेनिया की संसद में 2 घंटे तक चले सवाल जवाब के बाद जब वहां के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो नगोर्नो कराबाख पर कब्जे का सपना देखने वाले लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े के लिए आर्मेनिया के हजारों लोगों की जान गई उसे वहां के प्रधानमंत्री छोड़ने की बात कह रहे हैं। पशिन्यान का तर्क है कि उनका यह फैसला अभी लोगों को गलत लगेगा, लेकिन इससे आर्मेनिया का भविष्य सुरक्षित होगा और खून खराबे से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इससे अजरबैजान को भरोसा हो जाएगा कि नागोर्नो कराबाख पर आर्मेनिया की नजर नहीं है। लेकिन आर्मेनिया में हो रहे प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि वहां की जनता अपने पीएम के साथ नहीं है। ये बात 2020 में भी कही जा चुकी है, क्योंकि तब विपक्ष और आर्मेनिया के बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि पशिन्यान ने जानबूझकर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया के हाथों से निकलने दिया। 2020 की जंग में 6500 लोगों की मौत हो गई थी और न आर्मेनिया पीछे हट रहा था और न अजरबैजान, जिसके बाद रूस बीच में कूदा और सीज फायर करवाया। लेकिन नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा और वहां के अलगाववादियों को इलाका छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पर उंगली उठी। नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया के करीब मानते हैं, जिसकी वजह है उनका ईसाई समुदाय का होना। आर्मेनिया में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि अजरबैजान में मुस्लिम, यानी धर्म के आधार पर नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भौगोलिक तौर पर वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है और इसी आधार पर जमीन का यह हिस्सा अजरबैजान को दिया गया था। लेकिन आर्मेनिया को यह बात कबूल नहीं थी। रही बात अजरबैजान की, तो उसके तेवर तो कभी नरम थे ही नहीं। उल्टा उसे तुर्की जैसे देश का साथ भी मिला, जो अजरबैजान की खतरनाक हथियारों से मदद कर रहा है, जिनका इस्तेमाल करके वो सीमा पर आर्मेनिया की सेना को टारगेट कर रहा है। यही नहीं, आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि अजरबैजान की सेना उसके इलाके में घुस आई। इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी आ चुका है, जिसमें ढेरों सैनिक बॉर्डर पार जाते नजर आए। उधर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे लग रहा है कि तुर्की भी इस जंग में कूदने की फिराक में है। अजरबैजान का दोस्त तुर्की खुलकर उसके साथ खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ताजा लड़ाई के लिए आर्मेनिया ही जिम्मेदार है और अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यहां तक कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के सैनिकों के हौसले तो बुलंद दिखे ही, दोनों की दोस्ती की मिसाल भी पेश की गई। वीडियो के जरिए तुर्की ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मुसीबत की इस घड़ी में वो अजरबैजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वीडियो में दोनों देशों की सेनाओं को ऐसी ताकत के तौर पर दिखाया गया जिससे उलझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत हो। एक से बढ़कर एक हथियार, तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ तुर्की और अजरबैजान की सेनाएं कई घातक ऑपरेशनों को अंजाम देती दिखी। वो अपना दमखम दिखाती नजर आई। वीडियो में सैनिक भी किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह दिखाए गए, जिनका जोरदार धमाके बाल भी बांका नहीं कर पाए। उधर खबर है कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को हथियार बेचकर भी बुरी तरह ठग रहा है। कहा जाता है कि अब तक वो पाकिस्तान को सिर्फ विकास के सपने दिखाकर और कर्ज देकर ही लूटने में लगा हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने इस दोस्त का एक और धोखा झेल रहा है। भारत को अपनी सेना की ताकत दिखाने के लिए पाकिस्तान ने चीन से हथियार तो खरीद लिए, लेकिन उसकी ये चाल उल्टी पड़ गई। चीन से हथियार खरीदने के बाद पाकिस्तान की खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। वो भारत को चीन से लिए गए हथियारों की ताकत तो क्या दिखाता, अब तो उन्हें छिपाने की नौबत आ गई। असल में पाकिस्तान ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों का पता लगाने और जंगी जहाजों पर टारगेट करने के लिए चीन से Z9EC लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे थे। एंड भी इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या के मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हत्या के इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 महीने के भीतर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक पक्का मकान, कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले हुए रेप और हत्याकांड के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोप है कि वहां दलित समुदाय की 2 नाबालिग लड़कियों के गैंगरेप के बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था, जिसके बाद पुलिस दरिंदों की तलाश में जुट गई थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान जंगल में छुपे जुनैद नाम के एक बदमाश के साथ पुलिस की जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसे पुलिस ने घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है। परिवार का आरोप है कि पहले बदमाशों ने दोनों नाबालिग बहनों को जंगल में ले जाकर उनका गैंगरेप किया। इसके बाद उन्हें मारकर उन्हीं के दुपट्टे से पेड़ पर लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि दोनों लड़कियों ने खुदकुशी की। रास्ते से उन लड़कियों को अपहरण करके इस स्थल पर लाते हैं और यहीं पर 5 लोग मिलकर उनके साथ गैंगरेप करते हैं। जबकि चश्मदीदों का दावा था कि फंदे से झूलती दोनों लड़कियों के पैर उस वक्त जमीन पर थे, जिसके बाद उनके घर वालों ने वहां जबरदस्त हंगामा किया। उनका इल्जाम था कि पुलिस आनन फानन में इस मामले को निपटाना चाहती है, जिसके खिलाफ वो पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं मामले के तूल पकड़ते ही सरकार भी हरकत में आई और सबसे पहले शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गैंगरेप और हत्या दोनों की बात पर मोहर लग गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों लड़कियों का शव घर वालों को सौंप दिया गया। FIR दी गई तो एक नामजद दिया गया, 3 अज्ञात दिए गए, लेकिन जब गिरफ्तार होते हैं तो वहाँ पे 6 लोग होते हैं। हो सकता है और भी लोग हों। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लड़कियों का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया। साथ ही पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील भी की। इस घटना की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज ना करे और शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस को शक है कि दोनों लड़कियों की हत्या गला दबाकर की गई और आरोपियों ने जानबूझकर मामले को भटकाने के लिए उन्हें फंदे से पेड़ पर टांग दिया था। और बड़ी खबर आपको सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी बता दें। खबर यह है कि इस मामले में सीबीआई ने हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम जांच शुरू करने के लिए आज गोवा रवाना होगी और उसके साथ दिल्ली से एक फॉरेंसिक टीम भी जाएगी। इससे पहले गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सोनाली का परिवार उसकी जांच से संतुष्ट नहीं था। वो लगातार इसकी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा था। हरियाणा सरकार ने भी उनकी मांग का समर्थन किया था, जिसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उधर उत्तर प्रदेश के एटा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश दुकानदार पर फायरिंग करता दिखाई दिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बदमाश फायरिंग करता नजर आया। सामने आए वीडियो में उस बदमाश के साथ उसके कुछ साथी भी दिखे, जो फायरिंग के बाद दुकान में घुसते दिखाई दिए। उन्होंने दुकान के अंदर पहुंचते ही दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। डंडे के साथ पहुंचे बदमाश काफी देर तक दुकानदार से मारपीट करते रहे। सब कुछ उनके मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी बंदूक लिए दुकान के बाहर खड़े बदमाश पर एक आदमी ने डंडे से हमला बोल दिया, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया, जबकि उसके दूसरे साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाते, लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि दुकानदार से बदमाशों ने रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली दुकानदार के बगल से निकल गई और उसकी जान बच गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। हालांकि उन्होंने यूपी के तर्ज पर सर्वे कराने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में जिहाद का काम चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज का ये समझौता किस मायने में ऐतिहासिक है? देखिए, ये हमारा आसाम का जो आदिवासी समाज था, उसमें काफ़ी दिन से एक ऐसा था कि फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन था। ये कारण 8 ग्रुप का भी जन्म हुआ और 8 ग्रुप हथियार लेके जंगल में चला गया। तो 2016 में पहले उन लोग का साथ सीजफायर हुआ, आज एकॉर्ड हुआ। इससे हमारा असम में काफ़ी शांति आएगा। बोरो एकॉर्ड हो गया, कार्बी एकॉर्ड हो गया, आज आदिवासी एकॉर्ड हो गया। लगभग और एक जनगोष्ठी को अगर हम लोग कर सकता हो आगे जाके, असम का समस्या लगभग समाधान हो सकता है। ये तो समस्या का एक पहलू है। मदरसों के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि अवैध तरीके से जो मदरसे हैं, आपके मुताबिक वह गिरा जा रहे हैं। देखिए, जो मदरसा में जिहाद का काम चला था, और हमारा हिसाब से वो तो मदरसा नहीं रहा, वो अल कायदा का कार्यालय जैसा बन गया था।
तो उनको हमने डिमोलिश किया। और जो रिलीजियस मदरसा चलाता था, गवर्नमेंट मदरसा 700 भी हम लोग बंद कर चुका था। अभी जो आगे रिलीजियस मदरसा चलाता है उनका साथ भी हमारा बातचीत हो रहा है कि जहाँ जहाँ आप बच्चा को पूरा एकेडमिक फैसिलिटी नहीं दे सकता है उनका ऊपर भी आप लोग विचार कीजिए। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक कार हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन रूस के साथ जारी भीषण जंग के बीच राजधानी कीव में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि यह हादसा उस वक्त हुआ जब जेलेंस्की उत्तर पूर्वी यूक्रेन के इज्यूम शहर का दौरा कर लौट रहे थे और यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही रूस की सेना के सबसे अहम गढ़ माने जा रहे खार्किव प्रांत के इस शहर से उसकी सेना को खदेड़ने का दावा किया था, जो राजधानी कीव से उल्टे पांव लौटने के बाद रूसी सेना के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। और दावा है कि जेलेंस्की उसी इज्यूम शहर में यूक्रेन का झंडा फहराने और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद कीव लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका काफिला कीव पहुंचा तभी अचानक काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी की एक कार से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से जेलेंस्की की कार भी काफिले की दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। हालांकि दावा किया गया कि इस हादसे में जेलेंस्की को ज्यादा चोट नहीं आई और काफिले के साथ चल रहे डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद उन्हें आगे का सफर करने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन हादसे की टाइमिंग ने शक की सुई रूस की ओर मोड़ दी। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 7 महीने से चल रही जंग में बाजी यूक्रेन की तरफ पलटती देख रूस पहले ही बौखलाया हुआ है। उस पर इस हादसे से एक दिन पहले रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन पर हुए हमले ने उसके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया तो कई बार ये दावा कर चुका है कि यूक्रेन की टारगेट लिस्ट में पुतिन का नाम टॉप पर है। और हाल के दिनों में पुतिन के कई करीबियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है, जिसके लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेदार मानता है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ने यह आशंका जताने में देर नहीं लगाई कि जेलेंस्की के साथ हुए हादसे के पीछे रूस का हाथ हो सकता है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि उनके जीजा बॉबी को सुकेश ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। इस दौरान नोरा फतेही से जीजा बॉबी और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसमें सुकेश से व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल पूछे गए, जिसे लेकर नोरा फतेही ने कहा कि वो सुकेश से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिली, न ही पिंकी ईरानी से कभी उनकी मुलाकात हुई। नोरा फतेही ने ये भी बताया कि साल 2020 में चेन्नई के एक होटल में इवेंट हुआ था, जहां सुकेश की पत्नी से नोरा की मुलाकात हुई थी। उस वक्त सुकेश की पत्नी ने नोरा को एक महंगा बैग और आईफोन गिफ्ट किया था और BMW कार ऑफर की थी, लेकिन नोरा ने BMW कार लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये कार नोरा के जीजा बॉबी को किसी काम के बदले टोकन मनी के तौर पर मिली थी। दावा ये भी है कि सुकेश व्हाट्सएप के जरिए नोरा से नजदीकी बढ़ा रहे थे और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब बार बार फोन करने पर नोरा को उसकी नीयत ठीक नहीं लगी तो उसने सुकेश से सारे संबंध तोड़ दिए। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। नोरा की किनारा करने के बाद सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर डोरे डालने शुरू किए थे। तो खबर है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में EOW 4 अन्य अभिनेत्रियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिन्होंने सुकेश से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। लेकिन इन सब के बीच में EOW से 2 दिन की पूछताछ में पता चला कि सुकेश ने सबसे पहले नोरा फतेही को फंदे में फंसाने की कोशिश की। जब नोरा से बात नहीं बनी तो जैकलीन के करीब जाने की कोशिश करने लगा। सुकेश इसके लिए जैकलीन के आसपास के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता था। जैकलीन के हेयर स्टाइलिस्ट को महंगे गिफ्ट्स दिए और उसके बर्थडे पार्टी के लिए कोची में होटल बुक कराने का ऑफर दिया था। दावा यह भी है कि जैकलीन अपने दोस्तों को सुकेश के बारे में बताती थी कि मुझे मैन ऑफ माई ड्रीम्स मिल गया है। इतना ही नहीं, जैकलीन को सुकेश के अपराध की जानकारी थी, लेकिन वो उसके बाद भी सुकेश से महंगे गिफ्ट लिया करती थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को नोरा फतेही से कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस के मुताबिक नोरा ने बताया कि उसने सुकेश से इसीलिए संपर्क तोड़ दिया क्योंकि वो जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। नोरा के साथ हमने महबूब, उनके ब्रदर इन लॉ, और पिंकी ईरानी जिसने इंट्रोड्यूस किया था और जिसने गाड़ी सुकेश से लेके और इन तक पहुंचाई थी महबूब तक, उन तीनों को बुलाया था। और तीनों की स्टेटमेंट लेने के बाद हम संतुष्ट हैं कि जो बातें हम इन्वेस्टिगेशन में आ रही थी वो कोरोबरेट हो रही हैं
और जो 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की गई थी सुकेश के द्वारा, वो महबूब तक थी। आगे महबूब ने उसको बेच दिया। वो सब चीज़ें ईडी के संज्ञान में है और ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जारी है। जैकलिन और नोरा, अगर दोनों अभिनेत्रियों की बात कर रहे हैं, तो आप अब तक की पूछताछ में क्या ये साफ हो पाया है कि ये सुकेश चंद्रशेखर को पहले जानती थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, काली कमाई का पैसा है, ऐसा ये लोग जानते थे क्या? देखो, ये लोग तो मना ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। दूसरे केस में गिफ्ट भी लंबे समय तक चलती रही, संपर्क भी लंबे समय तक चलता रहा, बीच में उसको आगाह भी किया गया। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अब दोनों के इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा वो आगे हम देखते हैं, उसी आधार पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश करें। जो 65 लाख की कार है वो उनके रिश्तेदार के पास अभी भी थी। नोरा का जो कहना है वो ये कहती है कि मैंने इसलिए संपर्क तोड़ा कि वो मेरे से ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर। अब वो ये नहीं कह रही कि मेरे को उस समय पता चल गया था कि ये गड़बड़ है या कुछ है, जो उसका कहना है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बेगूसराय गोलीकांड में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इस वजह से कई पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सभी चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उधर राजस्थान के चुरू में स्नेक मैन के नाम से मशहूर एक शख्स की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया गया कि विनोद तिवारी नाम का यह आदमी मौत से पहले एक कोबरा पकड़ने गया था, जो उनकी जिंदगी का आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन साबित हुआ। वहां लगे सीसीटीवी वीडियो में वो कोबरा को पकड़ते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने एक थैली में उसे रखने की कोशिश की। दावा है कि इसी दौरान उस कोबरा ने उनके हाथ पर काट लिया। आशंका जताई गई कि उसका जहर इतनी तेजी से फैला कि उसे बाहर निकालने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके बाद वो अचानक बेहोश हो गए। हालांकि वहां खड़े लोगों ने उन्हें फौरन सहारा दिया, पर जहर इतना खतरनाक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विनोद तिवारी पिछले 20 साल से सांप पकड़ने का काम कर रहे थे, जिन्हें वो रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ आते थे, और उनकी इसी खूबी की वजह से उन्हें स्नेक मैन के नाम से जाना जाता था। इधर पश्चिम बंगाल में फिर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई। विधानसभा में बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार और नबान्ना अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा किया। सीएम डर की फियर साइकोसिस में भाग गए। ये जनता का रोष है। बीजेपी के इस प्रदर्शन के बाद टीएमसी के भी कई नेता हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर विधानसभा के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने नबान्ना अभियान में शुभेंदु अधिकारी के हाथ न लगाने वाले बयान पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी लोकतंत्र की बात नहीं करती है और गलत आरोप लगा रही है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने नबान्ना अभियान के दौरान हुई हिंसा के मामले में 7 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों में वो आरोपी भी शामिल है जिसने 2 दिन पहले हुए हंगामे में पुलिस की गाड़ी में आग लगाई थी। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिंध प्रांत में खाने पीने के साथ साथ बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसके बाद जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की शरीफ सरकार ने नौसेना की मदद ली। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वैसे वैसे कई बीमारियां हैं जिन्होंने लोगों को घेर लिया। इसी बीच डॉक्टर राहत शिविरों में रह रहे लोगों का चेकअप कर रही है और अगर कोई बीमार आदमी मिलता है तो उसका इलाज किया जाता है। बताया गया बाढ़ के बीच लोगों में दस्त, त्वचा संक्रमण और अन्य पानी की बीमारियां हो रही हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टर्स को एक दिन में 700 मरीज देखने पड़ रहे हैं। इस बीच पुतिन ने जेलेंस्की के शहर क्रिवेई रीह में बाढ़ वाली साजिश रची। एक दिन पहले रूसी फौज ने क्रिवेई रीह में मौजूद करचू बांध पर 8 मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद जेलेंस्की के शहर को बाढ़ के हालात का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वहां दोपहर से ही लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया था और वो पूरी रात इन हालात से जूझते रहे। कहा जा रहा है कि पुतिन ने जेलेंस्की से बदला लेने के लिए क्रिवेई रीह में करचू बांध को अपने निशाने पर लिया
और एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागकर पूरे शहर की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि इस हमले में बांध को भारी नुकसान पहुंचा और उसमें स्टोर करके रखे गए पानी ने नदी की तरफ रुख कर लिया। बांध के पानी से नदी में भी पानी बढ़ गया और फिर उसने शहर में घुसकर भारी तबाही मचाई। ऐसे में वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि क्रवई री की सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई और लोगों के घरों में भी पानी ने जमकर कोहराम मचाया। नदी पर बना पुल भी पानी के साथ बह गया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा क्रवई री के 2 जिलों पर है, जहां 6.5 लाख लोगों की जिंदगियों के लिए ये पानी अपने साथ बर्बादी लेकर आ सकता है। ऐसे में वहां के प्रशासन ने लोगों से शहर छोड़कर जाने की अपील की। खबर है कि इस पानी ने खैरसौन का रुख कर लिया और इस वजह से वहां मौजूद पुल के बह जाने का खतरा बढ़ गया है। उसी पुल के बहने का जिसे यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर हमले के लिए इस्तेमाल करती आई है। माना जा रहा है कि रूस ने इसी वजह से करचू बांध को अपने निशाने पर लिया ताकि वो बांध के विनाश के जरिए यूक्रेन की फौज से बदला ले सके। और कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस ने यह हमला तब किया जब यूक्रेन क्रवई री में मौजूद नदी पर विस्तार की प्लानिंग कर रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने खैरसौन में हमले तेज कर दिए हैं और वो लगातार रूस के कब्जे में आए इलाकों को उससे वापस पाने में जुटी है। लेकिन जब रूसी सेना ने करचू बांध पर मिसाइलें दागी तो ज़ेलेंस्की भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने बयान में पुतिन के फौजियों को आतंकी कहकर पुकारा। साथ ही पुतिन को ये चेतावनी भी दे डाली कि रूसी सेना का क्रवई री में हमला भी उनकी हार की वजह बनेगा, क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बाढ़ के हालात बनाकर मुश्किल में डाल दिया है। हमला तब किया जब यूक्रेन क्रवई री में मौजूद नदी पर विस्तार की प्लानिंग कर रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने खैरसौन में हमले तेज कर दिए हैं और वो लगातार रूस के कब्जे में आए इलाकों को उससे वापस पाने में जुटी है। लेकिन जब रूसी सेना ने करचू बांध पर मिसाइलें दागी तो ज़ेलेंस्की भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने बयान में पुतिन के फौजियों को आतंकी कहकर पुकारा। साथ ही पुतिन को ये चेतावनी भी दे डाली कि रूसी सेना का क्रवई री में हमला भी उनकी हार की वजह बनेगा, क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बाढ़। तो यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर आज भारी बारिश हो सकती है और यही वजह है कि यूपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राजधानी लखनऊ के स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए, सभी दफ्तर भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लखनऊ के सभी स्कूल, कॉलेज और साथ ही दफ्तर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज भारी बारिश यूपी के कई इलाकों में हो सकती है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो तुरंत उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। हरियाणा के गुरुग्राम में नगर निगम के ठेकेदार की गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं और इसकी शिकायत करना एक शख्स को भारी पड़ गया। नाराज ठेकेदार बुलडोजर लेकर शिकायत करने वालों के घर पहुंचा और घर गिराने की धमकी देने लगा। घर के सामने ठेकेदार ने गाली गलौज की, बुलडोजर से घर का गेट तोड़ने लगा। दरअसल कुछ दिन पहले गुरुग्राम के सेक्टर 10 में रहने वाले एक शख्स ने नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की थी। ग्रीवेंस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने शख्स ने ठेकेदार पर सड़क बनाने में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था, जिससे भड़का ठेकेदार अपने दल बल के साथ शिकायतकर्ता अशोक कुमार के घर पहुंच गया। रोड की तो बहाना ले रहा था, लेकिन वो हमारे गेट और रैंप को तोड़ने लगा था। वहीं इस मामले की जब शिकायत पुलिस को मिली तो केस दर्ज कर आरोपी ठेकेदार और उसके सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता अशोक कुमार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 10 में रहने वाले बाकी लोगों ने भी आरोपी ठेकेदार पर इलाके में आकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कबड्डी मैच में जमकर बवाल हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि मैच के दौरान एक खिलाड़ी आउट होने के बावजूद खेलता रहा, जिस पर दूसरी टीम के खिलाड़ी भड़क गए और उन्होंने मैच के दौरान ही विरोध जताना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि देखते ही देखते दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से लात घूंसे चलने लगे और जब इतने से भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कुछ खिलाड़ियों ने वहां लगे टेंट के डंडे उखाड़ लिए और उनसे एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ खिलाड़ियों ने तो डंडों को फेंककर भी दूसरी टीम के लोगों को मारने की कोशिश की। मैदान में एक दूसरे पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकी गईं।
ऐसे में वहां पुलिस वाले बीच बचाव के लिए पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश अब मुसीबत बन गई है, जिसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे को एक बार फिर से बंद करना पड़ा। भारी बारिश से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरने से रास्ता बंद हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह ओजरी डाबरकोट में बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। करीब 3 घंटे तक सड़क से मलबा हटाने का काम चलता रहा, लेकिन इसके बाद भी पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहा। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा साफ करने के लिए प्रशासन की तरफ से मशीनें लगाई गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यमुनोत्री हाईवे के साथ गांव के मोटर मार्गों पर जमीन खिसकने का खतरा बढ़ गया, जिससे यमुनोत्री हाईवे और दूसरे रास्ते पर भी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। उधर चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक जंग का मैदान अब नेपाल में दिखने लगा है। नेपाल को अपने पाले में रखने के लिए चीन और अमेरिका के बीच की खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही। चीन की सरकार में नंबर 3 के नेता ने 3 दिन का नेपाल का दौरा किया, जिसका सबसे बड़ा मकसद नेपाल में अमेरिका का प्रभाव कम करना माना जा रहा है। जब से नेपाल में सरकार बदली है और शेर बहादुर देवबा ने सत्ता संभाली है, वहां चीन का दबदबा कम हुआ है। नेपाल पर अमेरिका की पकड़ मजबूत होती साफ दिखने लगी है, इसीलिए चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसे नेपाल अपनी मुट्ठी से धीरे धीरे रेत की तरह फिसलता हुआ दिखने लगा है। इसीलिए अमेरिका के साथ मिलकर नेपाल किसी भी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने लगता है तो चीन अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। खबर है कि अमेरिका की एमसीसी योजना को नेपाल में रोकने के लिए चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नेपाल की संसद ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी। अपने सहयोगी देशों में गरीबी मिटाने और जीवन स्तर बेहतर करने के लिए अमेरिकी सरकार मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन नाम का प्रोग्राम चला रही है। नेपाल को भी इस योजना से जोड़ा गया है, जिसके तहत नेपाल के गांवों तक सड़कें और बिजली पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन यह योजना चीन को रास नहीं आ रही। चीन को लगता है कि अमेरिका की नेपाल में एंट्री का सीधा मकसद चीन को नेपाल से खदेड़ना है, क्योंकि नेपाल में मूलभूत ढांचा बनाने के नाम पर चीन पहले ही करोड़ों डॉलर खर्च करने का दावा कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का हश्र अब नेपाल ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को डरा रहा है। नेपाल समझ चुका है कि चीन उस पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, बल्कि वो नेपाल को भी कर्ज के जाल में फंसा रहा है। नेपाल में पिछले 6 महीनों में चीन के कई बड़े अधिकारी और नेता काठमांडू पहुंचते रहे हैं। बीआरआई से जुड़े 6 प्रोजेक्ट भी इसी दौरान आनन फानन में मंजूर किए गए, ताकि किसी भी तरह नेपाल में अमेरिका का असर कम किया जा सके। एमसीसी के अलावा अमेरिका की एक और योजना चीन को खटक रही है, जिसका नाम है एसपीपी यानी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। दावा तो यह है कि इस योजना के तहत अमेरिका जिन भी देशों से जुड़ता है, उनकी मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। ये योजना चीन को और ज्यादा भड़काने वाली है। चीन आरोप लगा रहा है कि अमेरिका नेपाल में अपनी सेना का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका की ये खींचतान बड़े झगड़े की वजह बन सकती है। लेकिन नेपाल की भूमिका इस पूरे विवाद में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह न तो अमेरिका की किसी योजना में अड़ंगा लगा रहा है और न ही चीन को इनकार कर रहा है, बल्कि चीन के नेताओं का बार बार नेपाल पहुंचना भी हैरान करने वाला है। जिसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल इन हालात को बड़े मौके की तरह देख रहा है। पूरी दुनिया के लिए आर्थिक उठापटक वाले दौर में नेपाल आपदा में अवसर तलाश रहा है। वो चीन से कुछ भी लेने से इनकार नहीं करना चाहता और अमेरिका का भी स्वागत करने को तैयार है। यहाँ तक कि चीन के जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने वाली तो नेपाल से भारत की नजदीकी है। पिछले कुछ महीनों में भारत और नेपाल के बीच भी कई अहम समझौते हुए हैं। भारत और नेपाल की बढ़ती नजदीकियां चीन को हमेशा से चुभती रही हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि नेपाल की आंखों पर अब चीन की चकाचौंध की पट्टी नहीं बंधी है। वो चीन की सुन तो सब रहा है, पर कर वही रहा है जो उसे करना चाहिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से हैरान कर देने वाला दरअसल एक वीडियो सामने आया। वहां उफनती नदी में फंसे कुछ बच्चों को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। बताया गया कि बच्चे स्कूल से घर लौटने के दौरान रास्ते में पड़ने वाली नदी को पार करने के चक्कर में वहां फंस गए थे। जो इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर है, लेकिन लोगों के हाथ पांव फूल गए जब स्कूल से घर लौटने के दौरान नदी को पार करने के चक्कर में 6 बच्चे उसमें बह गए। हालांकि चट्टानों को पकड़कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। इसके बाद उफनती नदी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके लिए एक मजबूत रस्सी को नदी में फंसे बच्चों तक पहुंचाया गया, जबकि रस्सी के दूसरे सिरे को दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पकड़ लिया। यही नहीं, कुछ लोग रस्सी को पकड़कर नदी में मौजूद चट्टानों पर बैठ गए। इसके बाद एक एक कर बच्चों को रस्सी की मदद से नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर महाराष्ट्र के पुणे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के नकली पनीर पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बुलडोजर जमीन पर पड़े नकली पनीर को नष्ट करता दिखा। आरोप है कि पुणे के कई इलाकों में नकली पनीर बनाया जा रहा था,
जिसकी जानकारी मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कई कारखानों पर छापेमारी की, जिसमें करीब 60 लाख रुपए का नकली पनीर बरामद किया गया। कोई मिठाई आ रही है, कोई मावा आ रहा है, कोई पनीर आ रहा है, तो उसके लिए उसके ऊपर भी हमारा बहुत अच्छी तरह से वॉच है। बताया गया कि त्योहारों के वक्त वहां कई राज्यों से नकली पनीर लाया जाता है, जिसकी जांच करने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। बिहार के खगड़िया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें यात्रियों ने मिलकर एक आदमी को चलती ट्रेन की खिड़की से करीब 15 किलोमीटर तक लटकाए रखा। आरोप है कि वो आदमी एक चोर है जो चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल फोन चुराने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन छोड़ रही ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक यात्री का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, उस यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वहां बैठे एक दूसरे यात्री ने उस चोर का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इन सब के बीच ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और वो चोर खिड़की से लटक गया। ट्रेन के यात्री उसे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्टेशन से खगड़िया तक ऐसे ही लटका रखा। इस दौरान वो चोर यात्रियों से जान बचाने की गुहार लगाता रहा। बाद में खगड़िया स्टेशन पर यात्रियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि उस चोर का नाम पंकज है और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना इलाके का रहने वाला है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने तेल के सबसे बड़े संकट की घड़ी में यूरोप का साथ छोड़ दिया। सर्दियों के मौसम में तेल और गैस की डिमांड यूरोप में कई गुना बढ़ने वाली है, लेकिन अमेरिका की तेल कंपनियों ने कह दिया है कि उनसे ज्यादा उम्मीदें रखना बेकार है, क्योंकि जितना तेल अभी अमेरिका की कंपनियां निकाल रही हैं, आने वाले वक्त में उत्पादन बढ़ने के बजाय कम होने की आशंका है। मतलब ये कि जब यूरोप को अमेरिका की जरूरत सबसे ज्यादा होगी, तब अमेरिका ही हाथ पीछे खींच चुका होगा। यूरोप या यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि यूक्रेन की जंग के पीछे बहुत बड़ी वजह नेटो और अमेरिका की भूमिका भी है। यही वजह है कि यूरोप को अमेरिका से मदद की आस है। जंग के बाद से ही तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। कई महीनों तक तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के करीब ही बना रहा। इस दौरान अमेरिका ने यूरोप तक तेल की सप्लाई बढ़ाई भी, लेकिन अब तेल का सबसे बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ऐसा संकट जो यूरोप के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहां के लाखों लोगों के लिए तेल और गैस पहली जरूरत बनने वाले हैं, जिसकी दो वजह हैं। पहली तो यह कि सर्दियों में यूरोप के लोगों को घर और दफ्तर गर्म रखने के लिए हीटर चलाने की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बड़ी वजह है रूस पर लगाया गया यूरोप का सबसे ताजा बैन, जिसके तहत रूस से यूरोप तक जाने वाली तेल की सप्लाई में बहुत बड़ी कटौती होगी। यूरोपियन यूनियन के छठे दौर के प्रतिबंधों के मुताबिक रूस से केवल उतनी ही तेल और गैस ली जाएगी जितनी पाइपलाइन के जरिए आती है। जहाजों के जरिए पहुंचने वाली सप्लाई पर पूरी तरह बैन लगने वाला है। लेकिन आफत यह है कि जब यूरोप में ये बैन लागू होंगे, तब ठंड भयंकर होगी। मतलब ये कि वहां के लोग बर्फबारी से लड़ रहे होंगे। उस वक्त गैस की डिमांड यूरोप में हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका से यूरोप को सबसे ज्यादा मदद की आस होगी, तब अमेरिका हाथ खड़े कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि यूरोप इस मुगालते में बिल्कुल ना रहे कि सर्दियों में अमेरिका उसका सहारा बन पाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, जिसके बाद सुरक्षा बल ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक जनसभा की। आप लोगों की दुआओं के असर से हिंदुस्तान में इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली। जम्मू में वैष्णो देवी जाने के रास्ते में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के पास नोएडा में एक स्कूल में छात्रा के यौन शोषण का मामला सामने आया। इसके बाद छात्रा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसकी पूरी छानबीन की जा रही है और तथ्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान से रोंगटे खड़े कर देने वाला दरअसल एक वीडियो सामने आया। वहां पर कुछ तालिबानी लड़ाके एक आदमी को बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आए। हालांकि घटना किस इलाके के साफ नहीं हो सका, लेकिन मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ तालिबानी लड़ाके एक आदमी को बेरहमी से मारते हुए नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें उस आदमी के दोनों पैर रस्सी से बंधे दिखे, जिसे दो लोगों ने मजबूती से पकड़ रखा था। इसके बाद एक तालिबानी लड़ाके ने उसके तलवों पर छड़ी से वार करना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद वहां खड़ा एक दूसरा लड़ाका छड़ी लेकर उस पर टूट पड़ा। इस दौरान वो शख्स चिल्लाता रहा, रोते हुए उनसे रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उस तालिबानी लड़ाके पर उसके रोने और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। मारते मारते छड़ी तक टूट गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुका। और तो और वहां मौजूद एक तीसरे लड़ाके ने भी जमीन पर गिरे उस आदमी पर जमकर छड़ी बरसाई।
हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि तालिबानी लड़ाकों ने उसे किस बात की सजा दी। इधर राजस्थान के दौसा में बोरवेल में फंसी एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 200 फीट की गहराई वाले बोरवेल में बच्ची करीब 70 फीट नीचे फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन जैसे ही इसके बारे में उसके परिवार वालों को पता चला, उन्होंने तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बिना देरी किए करीब 1.5 साल की बच्ची को बचाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले बोरवेल के पास में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर कैमरे से बोरवेल में बच्ची कितनी गहराई में फंसी है इसका पता लगाया गया। इसके बाद उसमें एक रस्सी गिराई गई, जिससे बच्ची को ऊपर खींचने का काम शुरू किया गया, लेकिन अंदर अंधेरा होने की वजह से उसे बाहर खींचना आसान नहीं था। पर रेस्क्यू टीम ने उसे निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद बच्ची को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर खास विमान में सवार होकर 8 चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत पहुंचने वाले हैं। चीतों को लाने के लिए भारत का बोइंग 747 नामीबिया पहुंच चुका है, जहां से 8 चीते इस विमान में सवार होंगे और करीब 11 घंटे का सफर तय करके 17 सितंबर को भारत पहुंच जाएंगे। इन चीतों को लाने नामीबिया पहुंचे बोइंग 747 को ट्रिप के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किया गया और प्लेन के अंदर की सीटों को हटा दिया गया। इस खास मिशन के लिए नामीबिया पहुंचे बोइंग 747 को चीते के रंग में रंग दिया गया। इसका अगला हिस्सा ये यूं कहें कि विमान की नाक पर चीते की पेंटिंग की गई, यानी दूर से ही इस विमान को देखकर पता चल जाएगा कि बोइंग 747 इस समय मिशन चीते पर है। और इससे करीब 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी होगी। ये चीते नामीबिया के अलग अलग इलाकों से भारत लाई जा रहे हैं और करीब 70 साल बाद जब ये चीते भारत पहुंचेंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। ये दिन खास होगा क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री देश को ये तोहफा देंगे। इनके आने के बाद कुनो नेशनल पार्क में जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा। That will help us fill a void, a gap which was created in our ecosystems. कुनो नेशनल पार्क में तेंदुए भी हैं, जिन्हें चीतों से चुनौती मिलेगी, क्योंकि चीते उन्हीं की कैट प्रजाति के हैं लेकिन उनसे ताकतवर हैं। इन 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क तक पहुंचाने के लिए खास रूट बनाया गया है। तो इस पूरे सफर में इन चीतों को भूखा रखा जाएगा। नामीबिया से भारत लाए जाने वाले 8 चीते, दरअसल देखिए 8 चीते जो हैं वो पहले जयपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क भेजा जाएगा। विमान में 8 पिंजरे होंगे, जिनमें ये 8 चीते बंद होंगे और 11 घंटे तक ये भूखे रहेंगे ताकि इनकी सेहत ना खराब हो। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीता है, जिनमें एक मादा चीता 2.5 साल की, एक 4 साल की, एक 2 साल की और 2 मादा चीता 5 साल की है। हालांकि शुरू में इन चीतों को छोटे से बाड़े में रखा जाएगा और जब उन्हें कुनो नेशनल पार्क में रहने की आदत पड़ जाएगी तो कुछ महीनों बाद उन्हें जंगल में खुला छोड़ दिया जाएगा। भारत दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाने की तैयारी कर रहा है। वहां से 12 चीते लाए जाने के बारे में अब बातचीत अंतिम दौर में है।